नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जो हम लोग कर रहे हैं वो है क्लास 9th का समास। और क्लास 9th की समास में हम लोग जो है तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे, उसके अन्य भेद भी पढ़ चुके थे और आज उसका अभ्यास करेंगे। तो आज इसमें अभ्यास सिर्फ कौन सा है, सिर्फ नए तत्पुरुष समास और अलग तत्पुरुष समास का आपको जो है अभ्यास मिलेगा। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित समस्त पदों में विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो देखिए, अनुक्त, अनर्थम, अनुपस्थितः, अनागतः। सब में क्या आया है, अ या अनाय। अ आया है ना, अ या फिर अन आता है। तो जहाँ भी अ या अन आएगा तो आप क्या समझ जाएंगे, वहाँ पे नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास का ही एग्जाम्पल है जिसमें शब्द के पहले अ या अन लगा रहता है। ठीक है, तो अब इसको आप याद भी कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए देखते हैं क्या है। अनुक्तः, अनुक्तः में देखिए उक्त है ना, उक्त में अन लगा है। ठीक, उक्त में क्या लगा है, अन लगा है। तो क्या हो जाएगा अनुक्तः का कि अनुक्तः न उक्तः। अनुक्तः का क्या हो जाएगा, न उक्तः। एक मिनट, हाँ, न उक्तः क्या हो जाएगा, अनुक्तः। नए तत्पुरुष समास, अनर्थम न अर्थ, न अर्थ नहीं अर्थम। तो जाएगा नए तत्पुरुष समास अनुपस्थितः। अनुपस्थितः का क्या हो जाएगा, न उपस्थितः, न उपस्थितः हो जाएगा आपका नए तत्पुरुष समास। और अनागतः, अनागतः का होगा न आगतः। ठीक, न आता हुआ, तो न आगतः हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। ठीक, इसी तरह से अलुक तत्पुरुष समास क्या है। अलुक तत्पुरुष समास में हमने जो आपको बताया था 5 उदाहरणों, जो इसमें आपके इसमें दिया हुआ है, हमने क्या बताया था, आप इसमें उदाहरण दिया ही हुआ है आपके। हम परस्मैपदी, आत्मनेपदी, वाचस्पति, युधिष्ठिर और एक और है, इसमें इंक्लूड कर लीजिए आप। कौन सा है, खेचर। क्या है, खेचर। आपके अलुक तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है खेचर। ये भी अक्सर पूछा जाता है और ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछते हैं कि खेचर कौन सा समास है। तो खेचर में कौन सा समास है आपका, ये है अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ये देखिए परस्मैपदी, तो अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अलुक तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। ठीक है, अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, जिसमें पूर्व पद में विभक्ति का लोप ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, उसे हम अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए क्या है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी तत्पुरुष समास का ही भेद है बच्चों। क्या था कि जो तत्पुरुष समास है उसके कितने भेद हैं। तत्पुरुष समास जो होता है उसके जो है 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, ठीक, और दूसरा होता है व्यधिकरण। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण के 2 भाग, 2 भाग नहीं, एक ही भाग होता है, उसी में आता है कर्मधारय समास। ठीक है, उसी में क्या आता है आपका, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास का ही भाग है, कर्मधारय समास का ही भाग है द्विगु समास। इसी कारण से क्या हो जाता है कि ये एक समास की संख्या ना कम हो जाती है। समास की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है आगे की क्लासेस में। लेकिन आपकी इसको डिवाइड करके
एक एक करके बताया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप तत्पुरुष समास में ही सारे समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास इंक्लूड हो जाएगा, और विधिकरण समास में सारे आपके क्या आ जाएंगे, विभक्ति सहित छह विभक्ति आ जाएगी आपकी, तो वो छह विभक्ति के तत्पुरुष समास हो जाते हैं विधिकरण में। और समानाधिकरण में कर्मधारय आता है, कर्मधारय की भाग द्विगु समास होता है। तो आगे क्लासेस में आपके ये इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपकी बुक में इसको जो है अलग अलग करके बताया गया है, जिस कारण से 6 समास बन गए हैं आपके। कितने समास बन गए हैं? 6 समास। और वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में समास पंचधा है, यानी 5 समास होते हैं। ठीक, तो ये कर्मधारय समास किसका भाग है? आपके तत्पुरुष समास का भाग है। तो इसका सूत्र क्या है? देखिए, विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषेण बहुलम। और इसमें विशेषण और विशेषता, विशेषण की, विशेष और विशेषण की बहुलता होती है। ठीक, जैसे नीला आकाश, तो नीला आकाश क्या है? आकाश की विशेषता है नीला, तो उसकी विशेषता हो, तो इसी प्रकार के शब्द आएंगे आपके। नीला आकाश मतलब विशेषण हो और विशेष हो, उसी की बहुलता होती है। तो क्या है? विशेषणम विशेषेण बहुलम। और तत्पुरुष समास का क्या था? उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषः, और इसमें विशेषणम विशेषेण बहुलम। ये सूत्र आप इसको याद कर लीजिएगा। कर्मधारय समास, यह तत्पुरुष समास का उपभेद है। देखिए कहा ना, ये तत्पुरुष समास का क्या है? उपभेद है। इसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। विग्रह करते समय विशेष के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार विशेषण में लिंग, वचन और विभक्ति का प्रयोग होता है। सही बात है। ऐसे अब जब आप अनुवाद करेंगे, संस्कृत का अनुवाद, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि विशेष जो आपका विशेष होता है उसी के अनुसार ही विशेषण में लिंग, विभक्ति और वचन लगाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे कि कमल और आकाश है, तो आकाश में जो विभक्ति और वचन लगा रहेगा वही आपका, सॉरी कमल आकाश नहीं, जैसे नीला आकाश है। ठीक है, तो नीला आकाश में जो आकाश में जो आपकी विभक्ति और वचन लगा रहेगा वही आपके किस में लगेगा? नीला में लगेगा। क्यों? क्योंकि नीला क्या है? आकाश का विशेषण है, और आकाश विशेष हो गया और नीला विशेषण। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। अब कर्मधारय में भी कई सारे विभेद हैं। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, उपमान पूर्वपद कर्मधारय, उसी तरह से क्या हो जाएगा? उपमानोत्तर यानी उपमान उत्तर पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद कर्मधारय, विशेष उभय पद कर्मधारय। ठीक, विशेषण उभय पद कर्मधारय। इस प्रकार से 5 इसके भेद करके आपकी बुक में बताया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। पहला है आपका विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। क्या कहता है कि इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। जैसे हमने बोला ना, नीला आकाश, तो नीला क्या है? विशेषण हो गया, और आकाश क्या है? आपका विशेष्य। तो उसी तरह से यह है, इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण मतलब क्या होता है? काला, और सर्प में सांप, तो काला सांप। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम। ठीक, देखिए सर्प में आपकी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो उसी तरह से कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया ना। उत्पलम में आपकी द्वितीय, उत्पलम, नीलम उत्पलम, उत्पलम में आपका जो है द्वितीय विभक्ति लगा है, तो नीलम में भी लग गया। फलम में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो मधुरम में भी है। ठीक, देखिए श्रेष्ठः पुरुषः, महान देवः, और महान देवः, जो विभक्ति वचन विशेष में लगता है वही विभक्ति वचन विशेषण में लगता है। ठीक, ये आप हमेशा याद रखिए। तो नीलोत्पलम है, तो नीलम उत्पलम। मधुर फलम, तो मधुरम फलम। श्रेष्ठ पुरुषः, तो श्रेष्ठ पुरुषः। इसका आपको विग्रह करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आप लास्ट के जो है विभक्ति वचन देख करके आगे का विग्रह कर सकते हैं। महान देवः, तो महान देवः,
महान की का जो रूप चलता है वो ऐसे ही चलता है। महानदी, महती नदी, महापुरुष, महान पुरुषः। ठीक। अब ये देखिए, बुरे के अर्थ में कुत्सित शब्द के स्थान पर कु हो जाता है तथा अच्छे के अर्थ में सुंदर के स्थान पर सु हो जाता है। इस तरह से कु और सु, इसीलिए कहते हैं कु और सु, ये बुरे के अर्थ में और सु अच्छे के अर्थ में यूज़ किया जाता है। जैसे सुंदर देशः, सुदेशः, सुंदर देशः, सुपुरुषः, सुंदर पुरुष, अच्छा पुरुष, कुपुरुषः, कुत्सित पुरुषः, कुराजा, कुत्सित राजः, कुत्सितः राजः। ठीक है। और ये देख लीजिए, उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास क्या होता है? जिस कर्मधारय समास में उपमान का पहले प्रयोग हो उसे हम उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास कहते हैं। इसका यू के साथ प्रयोग होता है। आप जो है रस पढ़े होंगे, रस नहीं, अलंकार। अलंकार में उपमा अलंकार आप देखे हैं। अब यदि आप हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी में उपमा अलंकार आता है, तो उपमा अलंकार में भी आता है ना उपमान, उपमेय, उपमान। वही उपमान पूर्वपद कर्मधारय यहाँ भी है। ठीक। जैसे घनश्यामः, घन कैसा है? श्याम के समान है। बादल कैसा है? श्याम के समान है। तो कैसा हो गया? जब हम इसका जब ये घन कैसा है? श्याम के समान है, तो घन उपमान हो गया ना। तो कर्मधारय समास में उपमान का प्रयोग पूर्व पद में करते हैं। ये घन क्या है? उपमान है, यानी किसके समान है? श्याम के समान है। तो श्याम के समान जो भी आपके संज्ञा के समान होगा वो क्या होगा? आपका उपमान होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका उपमान हो जाएगा। तो देखिए, दुग्ध धौलम, धौलम, दुग्ध धौल कैसा है? धौलम, दुग्ध के समान है। चंद्रमुखम, मुख कैसा है? चंद्र के समान है। तो ये घनम, दुग्धम, चंद्रम, ये मुख, ध्वल और श्याम के समान है। तो ये सारी संज्ञाएं हैं और इसके पहले ये घन, दुग्ध, चंद्रा, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। और ये विशेषण कैसा है? उपमान पूर्वक है। कमल, कोमलम, कोमलता, उसकी कोमलता कैसी है? कमल के समान है। नीरद श्यामः, श्याम कैसा है? नीरद के समान है। ठीक। तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एव लग जाएगा। विग्रह में क्या लग जाता है? एव लग जाता है। और इसकी प्रैक्टिस आपको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस शब्दों का इस्तेमाल करने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आप जो है खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, इस पद में उपमान लगा है। ठीक। मृगनयनी, मृगनयनी, मृगनयनी अब क्या हो जाएगा? तो मृग के समान है, उसके नयन कैसे हैं? मृग के समान है। तो ये क्या हो जाएगा? ईव लग जाएगा। मृग ईव नयनी, मृग ईव नयनी है ना, मृग ईव नयनी। ठीक। तो घन ईव श्याम, ये समझ में आ गया ना आपको? तो इसमें बीच में क्या लगता है? ईव लगता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ईव लगेगा। ठीक है। इस पर आप प्रैक्टिस करिए खूब। और फिर उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे उपमानोत्तर पद कर्मधारय। उपमानोत्तर पद कर्मधारय में भी कुछ नहीं है बच्चों। इसमें भी जो है, जो ईव हम लगाते हैं ना, जो बीच में लगाते हैं, वही उपमानोत्तर पद कर्मधारय में हम लास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक। इसमें हम लोग भेद करेंगे, किसमें? उपमान पूर्व पद कर्मधारय में और उपमानोत्तर पद कर्मधारय में। हम उपमानोत्तर पद कर्मधारय में हम लोग भेद करेंगे, कैसे कैसे होता है, इसमें क्या अंतर है। तो ये जो है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, इस पे आप लोग इसके उदाहरण लिखिए, इसके उदाहरण अपनी कॉपी पे लिखिए। और लिख करके जब आप इसको लिखेंगे, कोई भी चीज़ लिखने से ज़्यादा आती है, जब आप लिखेंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।